यदि हम किसी संधारित्र को एक बैटरी के द्वारा पूरा आवेशित करके किसी प्रतिरोध से जोड़ दें, तब उसमें जो निरावेशन होगा वह चरघातांकी रूप से घटेगा। और अगर हम उस आवेशित संधारित्र को एक प्रेरक से जोड़ दें, तब उसमें आवेश ऑक्सिलेटरी या दोलनी होगा, या कह सकते हैं पहले बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। लेकिन अगर हम किसी संधारित्र को पूर्णतः आवेशित करने के बाद उसे श्रेणी क्रम में जुड़े R और L से एक साथ जोड़ दें, तब वह आवेश का विसर्जन दोलनी भी हो सकता है और चरघातांकी रूप से घटने वाला भी हो सकता है। यह निर्भर करेगा कि R, L, C के क्या क्या मान हैं। तो इसी आवेश विसर्जन की समीकरण को यहाँ ज्ञात करेंगे और देखेंगे वह क्या शर्त है जब आवेश का विसर्जन दोलनी होता है, और जब यह दोलनी होगा तब उसके आवर्तकाल और आवृत्ति के लिए सूत्र को निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यह है संधारित्र का L तथा R से आवेश विसर्जन। यह ऐसे कह सकते हैं, L, C, R परिपथ में आवेश विसर्जन। तो इसके लिए एक हम संधारित्र बनाते हैं। पहले इस संधारित्र को हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो पहले इस संधारित्र को हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। यहाँ जब ये बैटरी से कनेक्ट करने के बाद पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा, तब इस संधारित्र को हम एक प्रतिरोध जिसका मान R है और एक प्रेरकत्व जिसका मान L है, वहां से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से इस कुंजी को 2 पर कर देंगे, तब ये आवेश का निरावेशन यहां से होगा। तो यहां देखते हैं कि यहाँ क्या क्या विभव हैं। तो हम कहते हैं कुंडली पर विभव कितना है, -L/dI/dt। मान लीजिए इस पर आवेश माना t समय पर आवेश Q, यानी कि संधारित्र पर जो आवेश है वो Q, और इस परिपथ में धारा कितनी है, I है। तो ये संधारित्र पर विभवांतर ये हो जाएगा Q/C। प्रतिरोध पर विभवांतर चूंकि बैटरी यहां पर जुड़ी हुई नहीं है, तब हम किरचॉफ के नियम से देखते हैं। ये हो जाएगा Q/C -L/dI/dt = IR। अब देखिए यहाँ पर धारा है, यहाँ पर आवेश है, परंतु धारा और आवेश एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि धारा I = -dQ/dt। तो यहाँ इसे इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाता है Q/C + L d2Q dt2, क्योंकि पहले से d/dt है, I = dQ/dt रखा तो कितना हो गया, d2Q dt2।
ये आई की वैल्यू रखेंगे डी क्यू बाई डी टी, तो हो जाएगा माइनस आर डी क्यू बटे डी टी। इन सबको एक तरफ रखते हैं तो ये हो जाता है एल डी टू क्यू डी टी टू प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू 0। इसे फिर से एक बार लिख देते हैं डी टू क्यू डी टी टू प्लस आर अपॉन एल डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन एल सी इक्वल टू 0। तो ये अवकल समीकरण बन जाती है। इसमें देखिए, इसमें आर अपॉन एल को हम 2k रख देते हैं, यहाँ 2k इक्वल टू आर अपॉन एल रख देते हैं और 1 अपॉन एल सी को रख देते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो ये समीकरण इस तरीके से हो जाती है डी टू क्यू डी टी टू प्लस 2k डी क्यू ओवर डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल टू 0। तो ये अवकल समीकरण बन जाती है। अब ये अवकल समीकरण का हल निकालने के लिए आप मैथ्स में भी आपने किया होगा या करने वाले होंगे, तो यहाँ हम इसका सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे कि माना इसका हल कितना है, q इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा टी है। अब यहाँ एक सवाल होता है कि हमने यही इसका सॉल्यूशन या यही इसका हल क्यों माना है। देखिए यहाँ पर q के साथ हमें ऐड करना है कि डी क्यू ओवर डी टी, उसके साथ ऐड करना है डी टू क्यू डी टी टू। अगर हम यहाँ ऐसे मान लें कि q इक्वल टू टी की पावर n, तो यहाँ टी की पावर n होगा, यहाँ टी की पावर n माइनस 1 होगा, यहाँ टी की पावर n माइनस 2 होगा। तो कभी भी यहाँ ऐड होने के बाद 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि ये तभी 0 आ सकता है जब उसका डिफरेंशिएशन होने के बाद वो पद वैसे ही रहता हो। इसका मतलब यहाँ पर जो q होगा वो एक्सपोनेंशियल या चरघातांकी रूप में ही पॉसिबल या संभव है, इसलिए हमने इसे चरघातांकी रूप में माना है। अब देखिए डी क्यू ओवर डी टी इक्वल टू ए अल्फा ई की पावर अल्फा टी डी टू क्यू डी टी टू, ये कितना हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी। इसे समीकरण में अगर हम रख दें तो क्या होगा, तो ये डी टू क्यू होगा, तो इसका मतलब ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी प्लस 2k ए अल्फा ई की पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए ई की पावर अल्फा टी इक्वल टू 0। तो यहाँ ए ई की पावर अल्फा टी कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस 2k अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इक्वल टू 0। अब ए ई की पावर अल्फा टी तो 0 है नहीं, अगर ये 0 होगा तो सोल्यूशन ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये ब्रैकेट वाला जो पद है यही आपका 0 है। इसका मतलब ये होता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस 2k अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर यही 0 होगा। अब इसका मान निकालने के लिए, तो अल्फा का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से करेंगे। तो माइनस बी का मतलब है माइनस 2k प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब है 4k स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब है माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। तो अल्फा का मान आ जाता है माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ देखिए अल्फा के 2 मान आ जाते हैं। अल्फा 1 कह सकते हैं हम कितना, माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा मान आ जाता है अल्फा 2 इक्वल टू माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब इसके 2 हल होंगे। क्या, एक तो होगा ए की पावर अल्फा 1t और दूसरा होगा ए की पावर अल्फा 2t। अब हम क्या करेंगे, इसका सामान्य हल निकालने के लिए इन दोनों हल का एक लीनियर कॉम्बिनेशन या इनको रेखीय रूप से एक दूसरे से मिला देंगे। इसका मतलब हुआ इसका जो सामान्य हल हुआ
ये हुआ Q इक्वल टू A1 e की पावर अल्फा 1t प्लस A2 e की पावर अल्फा 2t, या मैं कह सकता हूँ Q इक्वल टू A1 e की पावर माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस A2 e की पावर माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। अब इसमें चूंकि दो इसमें ये नियतांक हैं, तो इन नियतांक के मान निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, हम इनमें प्रारंभिक कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पहली कंडीशन हम लगाते हैं। हमारे पास जो Q का मान यहाँ पर है, इसमें अगर हम कहें कि जब हमने उसे स्विच 1 पर रखा था तब वहाँ कैपेसिटर या संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो गया था, और जैसे ही कुंजी को R और L की तरफ किया तब उसमें प्रारंभिक आवेश Q0 था। तो हम कह सकते हैं कि T इक्वल टू 0 पर जो आवेश है वो Q इक्वल टू Q0 है। इसे इस समीकरण में जो 1 नंबर है इसमें हम रख देते हैं। तो इसमें रखने पर क्या होगा, इसमें रखने पर ये आ जाएगा Q0 इक्वल टू A1, और जो एक्सपोनेंशियल वाला पद है ये आपका पद कितना हो जाएगा, e की पावर 0 इक्वल टू 1 प्लस A2। तो इस तरीके से एक समीकरण आ जाती है कि A1 प्लस A2 इक्वल टू Q0। अब देखते हैं दूसरी बात, जब हमने इसे स्विच को दूसरी कंडीशन में किया था और जब हमने इसे स्विच को 1 से हटाकर 2 पे जोड़ा था तब इसमें धारा का मान 0 था। तो यहाँ देखते हैं धारा निकालते हैं। तो ये धारा कैसे निकलेगी, इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, dq बटे dt, और ये हो जाएगा माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर A1 e की पावर माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर A2 e की पावर माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। अब हमें क्या करना है कि t बराबर 0 पर I इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हुआ 0 इक्वल टू ये e की पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ भी e की पावर 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर A1 प्लस माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर A2। अब देखिए इसका मतलब है 0 इक्वल टू माइनस के A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट A1 माइनस A2। इसका मतलब अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर A1 माइनस A2 इक्वल टू कितना हो जाता है, के A1 प्लस A2, और ये A1 प्लस A2 है Q0, तो हो जाएगा के Q0। इसका मतलब A1 माइनस A2 हो जाता है के Q0 अपॉन के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट। अब आपके पास A1 प्लस A2 है और दूसरा A1 माइनस A2 है। इन दोनों को ऐड करने पर समीकरण आएगी 2A1 इक्वल टू Q0 प्लस के Q0 अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, या A1 इक्वल टू आ जाएगा Q0 बाई 2, कॉमन ले लेंगे 1 प्लस के अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से A2 आ जाएगा Q0 बाई 2 1 माइनस के अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से
A1 A2 के मान आ जाते हैं। इन A1 और A2 के मान को हम उस समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ उन मान को समीकरण में रखेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा A1 मतलब Q0/2 1 प्लस K अपॉन अंडर रूट K² माइनस ओमेगा स्क्वायर e की पावर माइनस K प्लस अंडर रूट K² माइनस ओमेगा स्क्वायर t प्लस Q0/2 1 माइनस K अपॉन अंडर रूट K² माइनस ओमेगा स्क्वायर e की पावर माइनस K माइनस अंडर रूट K² माइनस ओमेगा स्क्वायर t। तो ये Q है और यहाँ t का फंक्शन या फलन है। इसका मतलब यही वो समीकरण है जो किसी भी समय पर उस पर आवेश बताएगी कि संधारित्र पर समय पर किसी भी समय पर आवेश कितना है। अब यहाँ e की पावर में बहुत सारी चीजें हैं, एक अंडर रूट भी है। ये अंडर रूट K² माइनस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ भी अंडर रूट K² माइनस ओमेगा स्क्वायर है। हमने माना था 2K इक्वल टू R/L और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। इसका मतलब ये अलग अलग RLC की वैल्यू से K² ओमेगा स्क्वायर से बड़ा भी हो सकता है, K² ओमेगा स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है, K² ओमेगा स्क्वायर के छोटा भी हो सकता है। जब K² ओमेगा स्क्वायर से बड़ा होगा तो ये ब्रैकेट वाला टर्म या कह सकते हैं तब ये अंडर रूट वाला टर्म रियल होगा या वास्तविक होगा। जब K² ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा तब ये अंडर रूट वाला टर्म शून्य होगा, और जब K² ओमेगा स्क्वायर से छोटा होगा तो अंडर रूट वाला टर्म काल्पनिक होगा, या कह सकते हैं ये पूरे का पूरा नंबर क्या होगा, मिश्रित संख्या होगी। तो यहाँ इन्हीं चीजों को या इन्हीं तीन केस को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो पहले करते हैं दशा 1। ये कह सकते हैं केस 1 कब, जब K² ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर होगा। ये K² था क्या, ये K² था 2K इक्वल टू था R/L। तो ये कह सकते हैं R² अपॉन 4L² ग्रेटर देन 1/LC होगा, या कह सकते हैं हम कि R ग्रेटर देन ट्वाइस अंडर रूट L/C होगा। तो इस केस में K² माइनस ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट ये एक वास्तविक संख्या होगी। यह कह सकते हैं ये एक रियल नंबर होगा। दूसरी बात, इसका मान हम K² में से ओमेगा स्क्वायर घटाने के बाद उसका अंडर रूट निकाल रहे हैं, तो इसका जो मान होगा वो K से कम होगा। इसका मतलब हुआ माइनस K प्लस अंडर रूट K² माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक हमारा ये संख्या थी चरघातांक में, और दूसरी संख्या थी माइनस K माइनस अंडर रूट K² माइनस ओमेगा स्क्वायर। दोनों क्या होंगे, ये दोनों एक नेगेटिव संख्या होंगी। मतलब दोनों माइनस K है, उसमें एक चीज जोड़ें जिसका मान K से कम है, या माइनस K में माइनस कुछ संख्या होगी वो ऐड करेंगे तो दोनों नेगेटिव होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो A1 e की पावर यहाँ कुछ संख्या थी प्लस A2 e की पावर यहाँ संख्या थी, तो ये और ये दोनों नेगेटिव करके t के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो ये दोनों संख्या क्या होंगी, एक ऋणात्मक संख्या होंगी। तो Q का मान चरघातांकी रूप से घट जाएगा इस केस में। तो ये इस दशा को कहते हैं अदोलनी या रुद्धदोल। इंग्लिश में कह सकते हैं नॉन ऑक्सिलेटरी। दशा 2 कब, जब K² इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होगा, या कह सकते हैं R² अपॉन 4L² इक्वल टू 1/LC होगा। जब R इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट L/C होगा, तब हमने जो उसके रूट निकाले थे या उसके हल निकाले थे, वहाँ α1 इक्वल टू माइनस K हो जाएगा और α2 इक्वल टू माइनस K हो जाएगा। तो ये दोनों जो रूट होंगे
ये दोनों मूल हैं, ये बराबर हो जाएंगे। तो उस अवकल समीकरण का हल कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि q इक्वल टू a1 e की पावर माइनस के टी प्लस a2t e की पावर माइनस के टी। यह भी एक चरघातांकी रूप से ही घटेगा और यह न्यूनतम समय में आवेश अपने अधिकतम मान से शून्य हो जाएगा बिना दोलन किए। इसको हम कहते हैं क्रांतिक अवमंदन। अब एक तीसरा केस है, दशा 3। तीसरी दशा में क्या है कि जो के स्क्वायर है वो ओमेगा स्क्वायर से कम हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर ये 1/LC से कम हो जाए, या हम कह सकते हैं आर लेस देन 2√L/C हो जाए। तो जब प्रतिरोध का मान इस L और C के इस मान से कम होगा तब जो के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है उसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो वो वास्तविक संख्या नहीं होगी, वो एक काल्पनिक संख्या होगी। मान लीजिए उसका मान हम रख देते हैं के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के अंडर रूट का मान रख देते हैं बीटा आई बीटा। अब यहाँ आई धारा के लिए लेते हैं तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर ये जो आई है इसे हम जे भी लिख सकते हैं, तो जे बीटा, ये जे है क्या, ये जे है अंडर रूट -1 जो आपने मिश्रित संख्या में पढ़ा होगा। तो यहाँ इसका मतलब है इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर। तो जे का जो स्क्वायर होता है ये होता है -1। तो यहाँ देखिए इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर होगा, या ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। अभी पीछे जो हमने आवेश की समय के साथ समीकरण लिखी थी उसे हम दोबारा लिख लेते हैं कि Q इक्वल टू Q0/2 1 प्लस के अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस Q0/2 1 माइनस के अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। अब यहाँ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को अभी हमने क्या माना है, जे बीटा माना है, तो हम जे बीटा रख देते हैं। तो Q इक्वल टू आ जाएगा Q0/2 1 प्लस के अपॉन जे बीटा ई की पावर माइनस के प्लस जे बीटा इंटू टी प्लस Q0/2 1 माइनस के अपॉन जे बीटा ई की पावर माइनस के माइनस जे बीटा इंटू टी। अब ई की पावर माइनस के टी हर जगह इसे कॉमन ले लेते हैं हम, ई की पावर माइनस के टी को, तो हो जाता Q0/2 ई की पावर माइनस के टी, और ये जो टर्म है ई की पावर जे बीटा टी इससे ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसे ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला टर्म आ जाएगा ई की पावर जे बीटा टी, इसके बाद ये वाला टर्म लिखते हैं तो ये है प्लस ई की पावर माइनस जे बीटा टी, इसके बाद फिर ये वाला टर्म लिखते हैं तो ये जाता के अपॉन जे बीटा ई की पावर जे बीटा टी, इसके बाद ये वाला टर्म लिखते हैं तो आ जाएगा माइनस के अपॉन जे बीटा ई की पावर माइनस जे बीटा टी। ठीक है, 2 को अंदर ले आते हैं तो इसे करते हैं Q0 ई की पावर माइनस के टी। तो पहले जो 2 हैं इनके बीच में, तो पहले जो 2 हैं इनके नीचे 2 रखते हैं तो ये हो जाता है ई की पावर जे बीटा टी प्लस ई की पावर माइनस जे बीटा टी प्लस के अपॉन बीटा को बाहर रख लेते हैं और ये हो जाता है
2 बाहर से आता है और j यहाँ से, तो ये 2j हो जाएगा। ये हो जाएगा e की पावर j बीटा t माइनस e की पावर माइनस j बीटा t। तो ये हो जाता है q0 e की पावर माइनस kt। ये e की पावर एक्चुअली j i है, जो हमने i पढ़ा था वही यहाँ पर j है। तो यह e की पावर i बीटा t प्लस e की पावर माइनस i बीटा t अपॉन 2, ये एक्चुअली कितना हो गया, ये हो जाता है cos बीटा t, cos बीटा t प्लस k अपॉन बीटा, और यहाँ हो जाएगा sin बीटा t। अब k और बीटा दो कांस्टेंट है, इसे हम एंगल के फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो यहाँ एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें एंगल है थीटा, और हम मानते हैं कि हम क्या मानते हैं कि माना k अपॉन बीटा इक्वल टू टेन थीटा। इसका मतलब यहाँ k मानते हैं, ये बीटा लेते हैं। तो ये जो ऊपर ये तो इसका विकर्ण हो जाएगा k स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का अंडर रूट, और ये हो जाता है ओमेगा। इसका मतलब यहाँ पर cos थीटा भी निकल सकता है बीटा अपॉन ओमेगा, और साइन थीटा भी निकल सकता है k अपॉन ओमेगा। जैसी जरूरत होगी वो वहाँ लगा लेंगे। तो इसी को यहाँ रखने पर कि q इक्वल टू हो जाता है q0 e की पावर माइनस kt cos बीटा t प्लस टेन थीटा साइन बीटा t। टेन थीटा को कर देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा q0 e की पावर माइनस kt अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ अंदर हो जाता है cos बीटा t cos थीटा प्लस साइन बीटा t साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा q इक्वल टू q0 e की पावर माइनस kt और cos थीटा था बीटा अपॉन ओमेगा, तो ये हो जाएगा बीटा अपॉन ओमेगा cos बीटा t माइनस थीटा, cos है cos b प्लस साइन है साइन b। तो ये हो जाएगा q इक्वल टू q0 ओमेगा e की पावर माइनस kt अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस k स्क्वायर cos अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इंटू टी माइनस थीटा। तो यहाँ देखिए इसका मतलब ये एक ऑक्सीलेशन की या दोलन की इक्वेशन हुई जिसका आयाम ये है और जिसका टाइम पीरियड या जिसका आवर्तकाल यहाँ से निकाला जा सकता है। cos का मान +1 और -1 के बीच में बढ़ेगा घटेगा, तो ये एक दोलन की समीकरण है। तो जो हमने सरल आवर्त गति के दोलन की समीकरण पढ़ी थी, ये उसी तरीके से है कि q इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस थीटा। इसका मतलब इस दशा में या दशा 3 में उसका जो निरावेशन होगा या आवेश का विसर्जन होगा वो दोलनी होगा। ये इतना हिस्सा इसका आयाम है और ये ओमेगा की वैल्यू है, यानी कि किस आवृत्ति से वो दोलन करेगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका आवर्तकाल निकाल सकते हैं। तो अगर हम कहें आवर्तकाल t कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन बीटा, ये हो जाएगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर, या आवृत्ति हो जाएगी f इक्वल टू कितना 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर। अगर हम कहें कि r को कितना कर दें, शून्य कर दें, तो अगर r शून्य हो जाएगा तो t की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन एल सी, या इसे लिख सकता हूँ 2 पाई अंडर रूट एल सी। इसी तरीके से आवृत्ति हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। अब अगर हम इसे ग्राफ पर प्रदर्शित करना चाहें तो ये इस तरीके से कह सकते हैं
कि हमारे पास अगर इस तरफ हम आवेश लें और इस तरफ समय लें, ये आवेश है और ये समय है, ये प्रारंभिक आवेश है Q0। तो अगर दशा 1 लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियली या चरघातांकी रूप से घटेगा, घटते घटते कहीं जाकर ये शून्य हो जाएगा। अगर हम दशा 2 लें तो ये तेजी के साथ न्यूनतम समय में घटकर शून्य हो जाएगा। अगर हम क्या करें, दशा 3 लें, दशा 3 में क्या होगा, इसके ऑक्सीलेशन होंगे। ऑक्सीलेशन इस तरीके से होंगे। यहाँ देखिए इसका जो आयाम है चूंकि ये है और इसमें e की पावर -kt आ रखा है, इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसका आयाम घटता जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर जो Q0 स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर इसका आयाम और कम हो गया, यहाँ आयाम और कम है और यहाँ आयाम और कम है। अगर हम इन आयाम के बिंदुओं को मिलाएं तो ये एक्सपोनेंशियल या चरघातांकी कर्व को शो करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब उस परिपथ में r का मान एक निश्चित मान से 2√L/c से कम होगा तो उस आवेश का विसर्जन दोलनी होगा और उसका आवर्तकाल और आवृत्ति ये होगा। थैंक यू।